नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्जाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए और एस्टेट के लिए पीवाईक्यूज की क्लास चल रही है ज्योग्राफी सेक्शन का, यानी कि सेक्शन वाइज डिवाइड है। तो ज्योग्राफी सेक्शन का चल रहा है इस समय। आज हमारा ज्योग्राफी सेक्शन का दूसरा वीडियो है। तो अपनी प्रिपरेशन को और ऑथेंटिक और ही अच्छे से बनाने के लिए अ, एक अच्छे क्वेश्चन की आप श्रृंखला अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। हमारी सारी वीडियोज जो है वो पीवाईक्यूज पे है। तो पीवाईक्यूज अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित नदियों में सबसे बड़ा जल ग्रह क्षेत्र किसका है? ऑप्शन है काली नदी, पोनानी, पेरियार। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा पोनानी। पोनानी नदी का जलग्रहण क्षेत्र काफी बड़ा है। इसका जो जलग्रहण क्षेत्र अगर पूछा जाए कि कितना है तो आपको बता दूं कि 5397 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पेनानी नदी, हमने पेनानी नदी के बारे में आपको बता दिया। इसके अलावा अगर इसका जलग्रहण क्षेत्र अगर पूछ लिया जाए तो 5397 वर्ग किलोमीटर, ये इतना इसका क्षेत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? ऑप्शन है 300 मीटर, 150 मीटर, 30 मीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 मीटर। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो 30 मीटर की है। अगला है, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी से रिलेटेड, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है बूढ़ी गंडक, महानंदा, नारायणी या पुनपुन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नारायणी। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। इसका उद्गम नेपाल सीमा के पास तिब्बत में समुद्र तल से जो 7620 यानी 7620 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह नदी नेपाल और भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। इसकी अगर कुल लंबाई अगर पूछी जाए तो 630 किलोमीटर है, जिसमें से 185 किलोमीटर नेपाल में, 445 किलोमीटर भारत में बहती है। ठीक है, अगर पूछा जाए टोटल, अगर पूछा जाए 630, अगर पूछा जाए कि इसकी लंबाई नेपाल में कितनी है तो 185, इसके अलावा अगर पूछा जाए कि भारत में कितना है तो 445। ठीक है, 445 किलोमीटर, ये सब किलोमीटर में है। अगला है, सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? ऑप्शन है ओरमांझी, मंदार, हेहल, नगड़ी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही होगा नगड़ी। सुवर्णरेखा नदी झारखंड में रांची के नगड़ी नामक स्थान से निकलती है, जो उड़ीसा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात आती है तो इसकी सहायक नदियां पूछी अगर जाएं तो इसकी सहायक नदी है राडू, कांची, इसके अलावा खरकई, ये इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है जोग शरावती। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है, कि कौन सी नदी है। नदी और जलप्रपात दिए गए हैं तो इसको बताना है। तो आपको बता दूं कि चलिए, हाँ, ये जोग शरावती सही है। कपिल धारा कावेरी नदी पे है, ये भी सही है। इसके अलावा धुआंधार गोदावरी, ठीक है, आपको चलिए हम पूरा बताए दे रहे हैं। धुआंधार जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ना कि गोदावरी नदी पर है। जबकि कपिल धारा जो है, कपिल धारा जलप्रपात जो है, हाँ, चलिए, धुआंधार जो है वो गोदावरी पे ना होकर के नर्मदा नदी पे है। ठीक है, नर्मदा नदी पे है। कौन सा नहीं है पूछा गया, तो देखिए धुआंधार जो है गोदावरी पे ना होकर के नर्मदा पे है। ठीक है, यानी कि पहला आपका यही आपका हो गया। इसके अलावा बता दें कपिल धारा जो जलप्रपात है ये भी नर्मदा पे ही है। ठीक है, ये भी नर्मदा नदी पर है। ठीक है, ये भी कावेरी नदी पर नहीं है।
जोग जो है जोग जो है ये शरावती पे है, यानी यही एक सुमेलित है, बाकी ये दोनों सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी भी सही हो रहा है, ऑप्शन सी भी सही हो रहा है। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। धुआंधार जो जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश जिले में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके अलावा कपिल धारा जो है वो भी नर्मदा नदी पर स्थित है। जोग यानी जोग जो है इसको गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, ये पश्चिमी कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, इसका अगर नया नाम पूछा जाए कि जोग जलप्रपात या गोरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है, तो इसका नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, इसका ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि लिखपानी हिमनद भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, लेकपानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लेकपानी दर्रे के पास यह स्थित है। यह हिमनद उच्च हिमालय में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? ऑप्शन है सुबनसिरी, बेलसिरी, मानस, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वैसे आपको बता दें कि ये तीनों नहीं मिलती हैं उत्तर दिशा से। चलिए इसको हम क्लियर बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती रहती है। इन तीन देशों में चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर ये बहती है। चीन के तिब्बत पठार पर इसे सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। अब आपसे अगर पूछ ले कि आखिर इसका ब्रह्मपुत्र का नाम क्या क्या है, तो आप ये बता सकते हैं कि चीन में जब तिब्बत के पठार पर इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? यानी चीन में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो के नाम से जाना जाता है, यानी सांगपो नदी। फिर आप अरुणाचल प्रदेश में जब ये आती है तो इसे दिहांग कहते हैं, दिहांग नदी कह देते हैं इसको। ठीक है, और इसी के बाद जब ये असम में आती है तो असम में इसे क्या बोलते हैं? असम में इसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ठीक है, इसे ब्रह्मपुत्र इसे बोलते हैं। लेकिन जब यही नदी बांग्लादेश में चली जाती है, बांग्लादेश में, तो तब इसे क्या बोलते हैं? तब इसे जमुना नदी बोलते हैं। ठीक है, इसके ब्रह्मपुत्र के अलग अलग नाम हैं, ये आप ध्यान रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है। ठीक है, दिबांग, अगर इसका पूछा जाए कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो दिबांग है, लोहित है, धनसिरी, कामेंग, मानस, तिस्ता, सुबनसिरी, यह नदी ब्रह्मपुत्र के उत्तर दिशा में मिलने वाली सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया उत्तर दिशा में नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये तीनों नहीं मिलती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला चलिए, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? ऑप्शन है चराई, वन रोपण, वनोन्मूलन, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या है? बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? बाढ़ को रोकने की सबसे उत्तम विधि होती है वनारोपण। ठीक है, यानी कि वृक्षारोपण। क्या होता है? वनारोपण या फिर वृक्षारोपण। ठीक है, ये होता है। वृक्ष अपनी जड़ों के माध्यम से बहुत सारा जल जो है वो अवशोषित करने में सक्षम होती है, इसलिए वनारोपण इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा। अगला है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 123वां, 133वां, 140वां या 100वां। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 133वां। विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के मामले में भारत जो है 164 देशों में 133वें स्थान पर है। अगला है, निम्नलिखित में से कहां अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है?
ऑप्शन है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां, कोरोमंडल तट, छोटा नागपुर का पठार या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल इसका। अब आप ये बता दें कि कोरोमंडल किस तरफ पड़ता है। तो इसे भारत का ये दक्षिण भारत का ये भाग है। दक्षिण भारत का जो ये भाग पड़ता है ये कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि पूर्वी तट। आपको बता दें कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में लौटते मानसून पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करते हुए, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों यानी कोरोमंडल तट में वर्षा होती है। जबकि उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा जो है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो रबी की फसलों के लिए काफी फायदेमंद होती है। अगला है शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण। ऑप्शन है लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या? लौटते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऑप्शन ए। ठीक है, उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो रबी की फसल के लिए काफी फायदेमंद भी होती है। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति से होता है। ऑप्शन है 8 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री 3 अक्षांशों के मध्य। अगला है 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, 16 डिग्री उत्तर और 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्या है? भारत में मानसून सीजन के अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो इसका सही आंसर होगा कि भारत में मानसून जो है भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात होते हैं वो 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पैदा होते हैं। ठीक है, कि उनकी उत्पत्ति होती है। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका जो होता है वो 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य होता है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला है हैदराबाद में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी की सामान्यतः तिथि क्या है? 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर। दक्षिण पश्चिमी मानसून एक प्रकार की मौसमी हवाएं जो हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिमी तट की ओर बढ़ते हुए भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश में जून से सितंबर के बीच बारिश कराती है। यह मानसून अक्टूबर व नवंबर माह के बीच वापस लौटता है, जिसे मानसून का निवर्तन कहा जाता है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी की जो सामान्य तिथि होती है वो 15 अक्टूबर होती है। अगला है त्रिवार्ता के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? सवाना प्रकार, उपोष्ण मानसूनी जलवायु, भूमध्य सागरीय प्रकार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उपोष्ण मानसूनी जलवायु। त्रिवार्ता के अनुसार भारत की जो जलवायु है उपोष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री और -45 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र विद्यमान है। इसका विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। यहाँ रसीदार प्रकृति के फलों का उत्पादन भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। यहाँ प्रति वर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार यानी छोटा नागपुर पठार को छोड़ करके जो क्षेत्र है वो शामिल है। यह एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान होता है जो गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष 75 सेंटीमीटर यहाँ प्रतिवर्ष जो है वो 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ई सही होगा क्योंकि इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है। अगला है जीटी त्रिवार्ता के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। मेघालय का प्रकार, मेघालय का पठार, पश्चिमी तट, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा पश्चिमी तट। अमेरिकी भूगोलवेत्ता जो हैं वो ग्लेन थॉमस त्रिवार्ता थे। उन्होंने ही वर्ष 1966 में जलवायु वर्गीकरण प्रणाली को प्रस्तुत किया था। त्रिवार्ता के अनुसार दुनिया के 7 प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं। जैसे एम प्रकार की जलवायु भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों में क्षेत्र में पाया जाता है। यह उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु का क्षेत्र होता है। अगला है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवन के जंगल पाए जाते हैं। बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। भारत के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वन पाया जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं। सुंदरगढ़, सुंदरवन, सुरेंद्र नगर, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा सुंदरवन। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है। इस क्षेत्र में सुंदरी वृक्षों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण इस क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है। यह विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्रों में से एक है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों की डेल्टा पर अवस्थित होता है। अगला है कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। कहाँ नहीं पाए जाते हैं, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। कांटेदार जंगल व झाड़ियां ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां वर्षा की मात्रा जो है वो 70 सेंटीमीटर से कम हो। ठीक है, 70 सेंटीमीटर से कम हो वहां पाई जाती है। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों के द्वारा बराबर वर्षा होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ कांटेदार जंगल पाए जाने की अनुकूल परिस्थितियां नहीं पाई जाती हैं। इसलिए ऑप्शन आपका क्या सही होगा, तमिलनाडु होगा, ऑप्शन सी। अगला है घास के मैदान, झाड़ झंखाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों तथा समुदाय सभी से संबंधित है, उन्हें क्या कहा जाता है। सुरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अवर्गीकृत वन। घास के मैदान, झाड़ झंखाड़, वन, बंजर भूमि, सरकार और निजी दोनों तथा समुदाय सभी से संबंधित वनों को अवर्गीकृत वन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको बता दें कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये वन भारत के पश्चिमी तट, असम के ऊपरी हिस्से में, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ आपको बताया, यानी कि पश्चिमी तट, देख लो हम आपको बता दें, देखो ये पश्चिमी तट यानी कि इधर साइड का जो तट है इधर पाए जाते हैं। अब देख लीजिए केरल भी इधर ही आ गया। ठीक है, केरल भी इधर आ गया, इधर आपको कर्नाटक भी मिल गया, तो केरल भी हो गया, कर्नाटक भी हो गया। इसके अलावा जो है कहाँ कहाँ मैंने बताया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया। ठीक है, और असम के ऊपरी हिस्सों में, ठीक है, असम के ऊपरी हिस्सों में पाया जाता है, तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। तो आपका ये दोनों ऑप्शन सही हो गया, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला है भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। ऑप्शन है 25, 33, 39, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही होगा 33। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत 33% होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति यानी प्रोन नहीं है। ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयी क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भारतीय भूस्खलन क्षेत्रों में हिमालयी पर्वत के पश्चिमी व पूर्वी हिस्से, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, पूर्वी घाट और विंध्याचल पर्वतमाला प्रमुख रूप से आते हैं। यह जो क्षेत्र है भारत के 15% हिस्से को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त सतपुड़ा, शिवालिक, मध्य भारत के पठार पर भी यदा कदा
भूस्खलन की घटनाएं देखी जाती हैं। तो आपका क्या है कि पश्चिमी घाट, ठीक है, प्रोन नहीं है, तो प्रोन बाकी तो सब इसमें है, तो इसलिए पश्चिमी घाट भी है, ठीक है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट भी है, उसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा हिमालयी क्षेत्र भी है। तो यहाँ सब जगह भूस्खलन देखने को मिलता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त में से क्या होगा, कौन सा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई हमारा सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? ऑप्शन है मालाबार, कोरोमंडल, कोंकण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर क्या होगा, कोरोमंडल। भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित हैं। यहाँ पूर्वी तट चक्रवात से अधिक प्रभावित रहता है, जिसके तटीय क्षेत्र में कोरोमंडल उत्तरी सरकार है। बंगाल की खाड़ी अक्टूबर-नवंबर में विकसित कुल चक्रवातों का 58% पूर्वी तट को पार करता है। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए सागरीय सतह का तापमान 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस आदर्श तापमान रहता ही रहता है। अगला है हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसकी हीट वेव मानी जाती है। ठीक है, तो कितनी मानी जाती है? यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। दोनों सही है या केवल एक सही है या केवल दो है या फिर एक या दो दोनों नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि यदि हम बता दें कि यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 30 दिया हुआ है, 30 नहीं बल्कि 40 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, किसी इलाके का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। और यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान जो है 30 डिग्री या से अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो यानी कि ये ना तो ये सही है और ना तो ये सही है, यानी ऑप्शन हमारा डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें डी हमारा सही होगा। अगला है, मृदा का पलबार करना संबंधित है, यानी मल्चिंग, ठीक है, किससे संबंधित है? ऑप्शन है खरपतवार को बढ़ने से रोकने से, मृदा की उर्वरकता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, मृदा की नमी को बनाए रखने से, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए, मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए। मृदा का जो मल्चिंग का मुख्य उद्देश्य जो होता है मृदा की नमी को बनाए रखना होता है। पलबार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृदा की पत्तों, पुआल ये सबसे ढक दिया जाता है जो खेत में नमी को बरकरार रखती है। अगला है, गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, उपयुक्त से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी से। गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। जलोढ़ मिट्टी का मिट्टी जो है सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, क्योंकि क्या है कि जहाँ जहाँ नदियां होंगी वहां पे, जहाँ नदियां देख लीजिए, जहाँ पे नदियां होंगी वहां पे भी जलोढ़ मिट्टी मिलेगा। जैसे गंगा का विस्तार ज्यादा है तो इसलिए उत्तरी जो मैदान है, ठीक है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। इस मिट्टी में पोटाश, चूना और फास्फोरस एसिड बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी को पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़ के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। पुरानी जलोढ़ को भांगर कहते हैं और नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि बता दें कि काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र में, ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है, कर्नाटक में पाया जाता है, कर्नाटक में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, हाँ, इस सब जगह प्रमुखता से पाया जाता है। इसे रेगुर काली मिट्टी, चरनोम आदि नामों से जाना जाता है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम की प्रचुरता पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है।
इसमें जल धारण करने की क्षमता भी सबसे ज्यादा होती है। तो कहाँ कहाँ बता दिया, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कर्नाटक, कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, इसके अलावा उत्तराखंड है। तो आपके पास ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो इसलिए क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? किस राज्य में? तो आपको बताते हैं कि ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लेटराइट मिट्टी जो है वो मेघालय में पाई जाती है, ठीक है। यह लगभग जो लेटराइट मिट्टी होती है, ठीक है, ये मेघालय राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है। यह लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसका लाल रंग लोहे से ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लेटराइट मिट्टियां जो है वो लोहा और एल्यूमिनियम के समृद्ध से होती है। इसमें नाइट्रोजन, चूना और जैविक पदार्थ की कमी होती है। देश में इस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है, केरल, महाराष्ट्र और असम में भी पाया जाता है। अगला है और आज का अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धारवाड़ चट्टान संरचना और प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो ये आपका गलत होगा। अगला है, अब अभ्रक जो है वो कोडरमा में पाया जाता है, हाँ ये सही है। कुड़प्पा श्रृंखला हीरो से समृद्ध है, ये भी गलत है। पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। पहले यह विश्व स्तर पर अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और इसे भारत का माइका कैपिटल कहा जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का माइका कैपिटल किसे कहा जाता था, तो आप कह सकते हैं कोडरमा को कहा जाता था। वर्तमान में कोडरमा जिले में हजारों एकड़ से अधिक माइका खनन के पट्टे हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने के बाद सभी जितने अभ्रक के खदान हैं उनको बंद कर दिया गया, क्योंकि सभी खनन पट्टे जंगल के अभयारण्य के क्षेत्र में आते थे, इसलिए इन्हें बंद कर दिया गया था। तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में हमें बता दीजिएगा, और आगे भी अगर आपको कोई पॉइंट अगर आपको जोड़ना हो तो आप हमें बता दीजिए, और उस पॉइंट पे भी हम वीडियो बनाएंगे। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके बीपीएससी टीआरई 4 में भी और एस्टेट होगा वहाँ भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।